Assalamu alaikum dear students. I hope so all of you will be fine and doing well. मैं एहसान सालार एक दफ़ा फिर नए वीडियो के साथ आपके YouTube चैनल अपने सालार इंग्लिश लैब चैनल से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपके साथ प्रॉमिस हुआ था YouTube चैनल के कि जिस पे मैंने कहा था उन्हें डेली बेसिस मेरी कोशिश रहेगी कि अपना एक ये जो है वो लेक्चर YouTube के चैनल पे मैं अपलोड कर सकूँ जो रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट को बेनिफिट कर ले। उसी सीरीज़ में मैं 5 लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज मेरे पास छठा लेक्चर है। एज यूजुअल स्टार्टिंग में हम एक वोकेबलरी पे बात करेंगे, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अपकमिंग जो पार्ट होगा दैट विल बी फॉर ग्रामर सेक्शन। तो आज के वोकेबलरी में जो हमारे पास वोकेबलरी है वो है हमारे पास बिग। अब चूंकि हमें पता है कि बिग का मतलब बड़ा होता है। अब जब भी बिग सुन लेते हैं तो उसका एक इमेज हमारे माइंड में बन जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये जो बिग का वोकेबलरी है अब ये पुराना हो गया, और जब ये पुराना हो गया तो अब उसकी जगह पे उसके काफ़ी एडवांस्ड सिनोनिम्स आ गए हैं। और चूंकि मॉडर्न जो राइटर्स होते हैं या एग्जामिनर जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमसे बिग का सिनोनिम नहीं पूछेगा कि वो आपका ऑप्शन में बिग ही दे दे, या वो आपसे क्वेश्चन ही बिग का पूछ ले कि जी बिग के सिनोनिम्स क्या है। तो हमें पता है कि मॉडर्न एग्जामिनेशन में उसका पैटर्न काफ़ी चेंज है। इवन आज मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आज 4 तारीख है, 4 नवंबर। कल 3 नवंबर से एचएससी का टेस्ट हुआ था और एचएससी में जो उसने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे थे तकरीबन सारे वही थे जो मैं पढ़ा चुका था स्टूडेंट्स को, जिसपे मैंने यही एम्फिसाइज करवाया था कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वर्ड तो हम पहली बार सुन रहे हैं। और खुशकिस्मती वाली बात यह है कि जी वही बातें पूछे गए थे, वही जो वर्ड्स पहली बार आप सुन रहे थे वही आपके तकरीबन 6 क्वेश्चन थे और 5 वही क्वेश्चन आए थे जो मैं डिफरेंट क्लासेस में पहले स्टूडेंट्स को करा चुका हूँ। तो आज के इसी सीरीज में हमारे पास बिग का वोकेबलरी है। अगर हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पे बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, और इसी एडजेक्टिव की अगर हम बात कर ले तो बिग अगर आ गए तो बिग का मतलब होता है कोई भी चीज जब बड़ा हो, यानी जिसका साइज बड़ा हो। तो अगर वो बिग है तो उसी को हम लोग फिर कोलोसल कहते हैं। कोलोसल का मतलब भी बिग होता है। अब आजकल के मॉडर्न राइटर्स डेफिनेटली वो बिग यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ बिग दे विल प्रेफर कोलोसल। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी हमारे गांव में एक कोलोसल घर है तो इसका मतलब है कि हमारे गांव में एक बड़ा घर है। या मैं कहता हूँ कि जी मुझे एक कोलोसल क्लास चाहिए, या मैं कहता हूँ कि ये क्लास बड़ा माइन्यूट है, छोटा है, मुझे एक कोलोसल क्लास चाहिए। तो आजकल की मॉडर्न राइटर्स भी कोलोसल को ही प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ बिग, क्योंकि वो बड़ा बेसिक वोकेबलरी है, ठीक है। और अगर वो बिग है तो फिर वो पलाशियल है। तो पलाशियल का भी यही मतलब होता है कोई भी चीज जो साइज में बड़ा हो। अगर वो पलाशियल है तो फिर वो लार्ज है, लार्ज है तो फिर वो बहमूत। बहमूत पुराने जमाने के उन बड़े बड़े जानवरों को कहा जाता था जिनका साइज बहुत जम्बो बहुत मैसिव हुआ करता था, तो उनको बहमूत महमूद के नाम से पुकारा जाने लगा। और अब वो मॉडर्न इंग्लिश का एक वर्ड बन गए, जब भी कोई चीज साइज में बड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं कि जी बहमूत है। तो मैं कहता हूँ कि जी हमारे घर के पीछे एक बहमूत सा गार्डन है। तो बहमूत मीन्स द लार्ज गार्डन है, एक बिग गार्डन है। अब लार्ज और बिग वो यूज नहीं करते, तो वो बहमूत को प्रेफर करते हैं। अगर वो बहमूत है तो फिर वो महमूत है। तो महमूद का भी यही मतलब है। फिर वो गाइगेंटिक है, फिर वो इंडिजिनस है, फिर वो ट्रिमेंडियस है, वो जाइंट है, वो जंबो है। अब जंबो है वो डेफिनेटली हमसे नहीं पूछा जाएगा, जाइंट नहीं पूछा जाएगा। जो जो वर्ड्स आप पहले सुन चुके हो आप इतना जहन में रख लें कि उसका एग्जाम में आने के चांसेस उतनी मिनिमम होते हैं। और जो वर्ड्स आप पहली बार सुन रहे इंडिजिनस है, बेमूत है, पलाशियल है, कोलोसल है, इनके फिर ज्यादा चांसेस होते हैं अगर इससे वोकेबलरी बनेगा तो डेफिनेटली बिग लार्ज जंबो जाइंट से नहीं बनेगा, बनेगा कोलोसल पलाशियल बेमूत महमूद इंडिजिनस, इनसे बनेगा। तो ये एडजेक्टिव्स है। इसके बाद जब भी आप किसी चीज को साइज में बड़ा दिखाना चाहते हो इंस्टेड ऑफ बिग लार्ज जंबो जाइंट यू कैन गो टू इंजीनियस इंडिजिनियस। आप इंडिजिनियस बोल सकते हो, आप कोलोसल पलाशियल बोल सकते हो, आप वहां पे बेहमूत महमूद यूज कर सकते हो। तो ये सारी एडजेक्टिव्स है और इन सब का एक ही मतलब होता है। मैं डेली एक वोकेबलरी करवाता हूँ, उसके 9-10 सिनोनिम्स करवाता हूँ जिससे आपकी एक वोकेबलरीज का पावर बिल्डअप हो जाए। क्योंकि मेरी एम्फिसाइज तमाम क्लासेस में इसी बात पे रही कि स्टूडेंट्स को मैं ये बता सकूं कि हर दिन इंग्लिश में 12 नए वर्ड्स आते हैं। तो अगर 12 आते हैं तो कम से कम 9-10 ऑन अ डेली बेसिस एवरेज आपको भी कम से कम सीखना चाहिए, ताकि एक वोकेबलरीज का बैंक आपका डेवलप हो जाए। यही आपको हेल्प करेंगे आगे अच्छा एक्सप्रेशन डेवलप करने में, एसए में। क्योंकि अगर आप किसी चीज को बिग दिखाना चाहते हो आप 4-5 दफा बिग को रिपीट करेंगे, एक तो रिपीटेशन ऑफ आइडियाज हो जाएगा। अगर रिपीटेशन ऑफ आइडियाज है तो फिर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स भी है डेफिनेटली। और अगर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बंदे का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है वो कैप्स,
और जब नहीं है तो आपके जो एक्सप्रेशन के नंबर है वो आपको एक भी नहीं मिलेगा। और दूसरा ये आपको हेल्प करेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। एचएससी के टेस्ट में कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था, 6 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन था। और कॉम्प्रिहेंशन क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने उसको समझना है, क्वेश्चन को आंसर करना है। तो हम तभी वो समझेंगे ना कि वहां पे जो वर्ड्स है वो हमें समझ तो आ जाए। अब डेफिनेटली वो इतना सिंपल सा पैराग्राफ तो नहीं देगा कि अली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोस टू स्कूल एट 8 PM, और जी क्वेश्चन पूछे कि अली कब स्कूल जाता है, तो आप लिखिए जी वो 8 PM को स्कूल जाता है। डेफिनेटली ये बच्चों वाली बातें होती है, इस तरह का कुछ नहीं आता एग्जाम। तो अब जब वो आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसमें इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि जो हमें समझ नहीं आ पाते। तो हम रीडिंग कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंड नहीं करते, समझ नहीं पाते, और जब समझते नहीं है तो फिर उतने चांसेस मिनिमम हो जाते हैं उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसीलिए मेरी ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज रही इस बात पे तमाम स्टूडेंट से कि वो वोकेब्स पे अपना काम कर ले। ग्रामर फिक्स है, ग्रामर रिचड है, फ्लेक्सिबल जो टॉपिक है वो वोकेब्स का है, वोकेबलरीज डेली बेसिस पे ऐड होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने वोकेब्स को ठीक करें, एक्सप्रेशन आपका ठीक हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके ठीक हो जाएंगे, ओवरऑल उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफी हद तक हेल्प मिलेगा। सो आई होप कि आज की वोकेबलरी आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल रही हो कि आज की वोकेबलरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था और ये किसका सिनोनिम था। अब इसके बाद चूंकि मैंने इससे के बाद आपसे बात किया था, सेंटेंस पे बात किया था, तो सेंटेंस मैंने कहा था कि सेंटेंस क्या है जी, वो बेसिक यूनिट है। किसका है, किसी भी लैंग्वेज का। वी हैव 7000 प्लस लैंग्वेजेस, और 7000 प्लस लैंग्वेजेस में जो बेसिक यूनिट ऑफ द लैंग्वेज है वो आपका सेंटेंस। आगे इसी सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू फर्दर पार्ट्स। हम इसी से निकालेंगे, तो पहले इसके जो है वो टाइप्स निकालेंगे, फिर उसके फंक्शंस निकालेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर हम यही से करेंगे इम्पेरेटिव, अभी ऑप्टेटिव जो है वो इम्पेरेटिव वगैरह। वो आगे जितनी इंग्लिश है वो हमने सेंटेंस को ही आगे ब्रेक डाउन करके ही लेकर के चलना है। तो सेंटेंस ही बेसिक यूनिट होता है आपकी लैंग्वेज का। सो आपने याद रखना है कि जिस तरह सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज। और सेंटेंस को जी मैंने डिवाइड किया था आपके साथ 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक हमारे पास था एक्शन वाला सेंटेंस, एक हमारे पास था स्टेट, एंड वी हैड अनदर सेंटेंस दैट वाज प्रॉपर्टी सेंटेंस। तो फिर मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंसेस बनते कैसे। और ये एक स्किल होता है, एक टेक्निक होता है। अगर आपको ये पता चल गया ना फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फिर आपकी इंग्लिश के ज्यादातर इश्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कोई एक्शन वाला सेंटेंस है, कोई आइडिया है, उसको बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, 4 चीजों की। और 4 चीजें कौन सी थे जी, मैंने आपको बताया था। पहले नंबर पे सब्जेक्ट था, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब था, तीसरे नंबर पे आपके पास मेन वर्ब था, और लास्ट नंबर पे आपके साथ ऑब्जेक्ट था। तो ये जो 4 चीजें हैं, दे फॉर्म और दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वाले सेंटेंसेस। तो एक्शन का कोई आइडिया बनाना हो तो उसमें ये 4 चीजें इस अरेंजमेंट, इस ऑर्डर के साथ चाहिए। तो मैंने आपसे बात किया था सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था खुद डूअर ऑफ एक्शन। अब जब एक्शन है तो जाहिर सी बात है डूअर ऑफ एक्शन तो होना चाहिए। फिर हेल्पिंग वर्ब था, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या करता है जी, वो एक सेंटेंस में आपको टाइम बताते हैं। फिर हमारे पास था मेन वर्ब था, तो मेन वर्ब खुद क्या रिप्रेजेंट करता है जी, वो एक एक्शन रिप्रेजेंट करता है। और लास्टली हमारे पास था ऑब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे ऑब्जेक्ट पे बात किया था, और ऑब्जेक्ट में मैंने आपको ये समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। और जी मैंने कहा था आई एम गोइंग टू बाजार, यहाँ पे बाजार ऑब्जेक्ट नहीं, आई एम गोइंग टू अकेडमी, यहाँ पे अकेडमी ऑब्जेक्ट नहीं। शी वॉज स्लीपिंग ऑन बेड, यहाँ पे बेड ऑब्जेक्ट नहीं, तो इस पे मैंने डिटेल से बात किया था। जिसने ऑब्जेक्ट का लेक्चर नहीं देखा है वो मेरा लेक्चर नंबर 4 देखे, जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पे डिटेल से बात किया था, और मैंने पूरी लेक्चर में ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये वर्ड भी समझाया था। फिर मैंने आपको कहा था कि स्टेट और प्रॉपर्टी वाले आइडियाज होते हैं दूसरे लेवल पे, जिसको सेकेंडरी आइडियाज कहा जाता है। और इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है तो जी आपको कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, 3 चीजों की। मैं एक एवरेज सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अब ये 300 भी हो सकता है, ये 3 जो है वो 1 भी हो सकता है, लेकिन आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एन एवरेज सेंटेंस के नॉर्मल एवरेज सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो उन तीनों में से पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, आपके साथ मेन वर्ब आ जाएगा। और लास्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये 3 चीजें जो स्टेट या प्रॉपर्टी का सेंटेंस बनाते हैं, ये 4 चीजें जो एक्शन का सेंटेंस बनाते हैं। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन तो नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट वो होता है जो हमारा टॉपिक होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं।
अब हम बात लिविंग के बारे में भी कर सकते हैं, हम बात लिविंग के बारे में भी कर सकते हैं, और इवन वी कैन टॉक अबाउट नॉन लिविंग टू, हम नॉन लिविंग पर भी बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट होता है आपका टॉपिक। आपको याद होगा अपने बचपन में स्कूल में एप्लीकेशन लिखा होगा, लेटर लिखा होगा। जब आप एप्लीकेशन लिख रहे थे तो ये आपके एप्लीकेशन पेज हुआ करता था, यहाँ पे डेट टाइमिंग वगैरह वो आ जाते थे। यहाँ आप मेंशन करते थे जी सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट मतलब आपका टॉपिक क्या है, आपका मौजू क्या है, आप बात किस चीज़ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते थे जी लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए, या जो है वो एप्लीकेशन है फी को माफ करने के लिए, या एप्लीकेशन है जी पिकनिक पे जाने के लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट होता था। बाकी सारे टॉपिक में आप इसी सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन किया करते थे। तो सब्जेक्ट होता था आपका टॉपिक। अभी जब आप किसी को जीमेल ईमेल वगैरह ये कर देते हो, तो ईमेल में पहले आपके पास टू आ जाता है कि आपने किसको भेजना है, फिर उसके बाद आ जाता है जी सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट मतलब आपका टॉपिक क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग दिस जीमेल, क्या मौजू है, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। तो एक सब्जेक्ट वो था जो एक्शन को परफॉर्म करे, वो तो डेफिनेटली एक्शन वाली सेंटेंस में आएगा। इफ देयर इज एक्शन सो वी विल यूज अ सब्जेक्ट, सो दिस सब्जेक्ट इज यूज्ड इन एक्शन sentences and this subject is the doer or the performer of action. However, this subject does not do any action because there is the lack of action, we do not have any action here. So what should we do with the performer of action? So here the subject is the one or the thing about which or whom we talk, that can be living, that can be non living. तो सब्जेक्ट मीन्स आपका टॉपिक। लेट सपोज अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ सेंटेंस में, क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी टेररिज्म, मैं कहता हूँ जी टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर द न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ द फेडरेशन, आर द न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ, आर द न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ द फेडरेशन, ऑफ द फेडरेशन। अब ये मेरा एक सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। मैं बता रहा हूँ टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुकूमत के लिए जो है वो नए प्रॉब्लम्स है। अब मैं इसमें बात किस चीज़ पे कर रहा हूँ, तो जी डेफिनेटली मैं टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ। जब मैं इन पे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे जी, ये मेरे पास हो जाएगा सब्जेक्ट। या इसी तरह से अगर आप मुझे कहते हो कि हाउ आर यू, मैं कहता हूँ जी आई एम फाइन, तो ये एक स्टेट वाला सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट है क्योंकि मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि जी लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल, तो इंग्लिश का सीखना जो है वो इसेंशियल है, तो लर्निंग इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि जी हेल्थ, वेल्थ, मनी, एजुकेशन आर मैंडेटरी टूल्स फॉर स्पेंडिंग अ एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ को गुजारने के लिए मनी, हेल्थ, एजुकेशन इनका होना जरूरी है। तो अब मैं टॉपिक मेरे क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, मनी, ये मेरा टॉपिक है, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ जी माय फादर इज द डायरेक्टर ऑफ दिस अकेडमी, तो माय फादर सब्जेक्ट। इसी तरह मैं कहता हूँ कि माय मोबाइल इज आउट ऑफ चार्ज, तो माय मोबाइल सब्जेक्ट। इसी तरह मैं आपके साथ कह देता हूँ कि दिस लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, तो दिस लैपटॉप आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये स्टेट वाले आइडियाज। तो स्टेट वाले में वो जिसके बारे में हम बात करें, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो आपका सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आपके साथ क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। याद रखना मेन वर्ब इधर क्या दिखाते हैं, मेन वर्ब इधर टाइम दिखाते हैं। अब यहाँ पे बात को समझने की जरूरत है। यहाँ स्टेट और प्रॉपर्टी वाले सेंटेंसेस में मेन वर्ब टाइम बताते हैं, लेकिन एक्शन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब टाइम बताते हैं। तो ये बात आपको समझना है। एक्शन वाले सेंटेंस में जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दिखाएगा वो बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। स्टेट वाले सेंटेंस में जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दिखाएगा वो बन जाएगा मेन वर्ब। मिसाल के तौर पर एक मैं दो सेंटेंसेस दिखता हूँ, ठीक है। पहले सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस से मैं कह रहा हूँ कि जी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब ये मेरे पास पास्ट है। अच्छा मुझे कहाँ से पता चले ये पास्ट है जी, मुझे यहाँ पे वाज से पता चला कि जी ये मेरा आइडिया जो है वो पास्ट पे, क्योंकि मैंने कहा था वाज, हेड, डिड, वर, ये पास्ट दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कहा था कि मेन वर्ब कौन से, तो मैंने कहा था जो आखिरी वर्ब होता है सेंटेंस का वो मेन वर्ब है, तो ये आखिरी वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से पहले जितने वर्ब्स आ जाए वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसने टाइम दिखा, इसने एक्शन दिखा। अब अगर टाइम को चेंज करना है तो वाज की जगह पे एम लगा दो, देखिए टाइमिंग चेंज हो गई, प्रेजेंट आ गया, आई एम वेटिंग फॉर यू। और अगर इसको फ्यूचर करना है तो आपने फिर से टाइमिंग चेंज करना है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अब देखिए फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, टाइमिंग को चेंज करना था तो क्या चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि वो एक एक्शन वाला सेंटेंस। लेकिन अब जरा आप इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस से मैं कह रहा हूं कि आई वॉज एट होम,
नाउ देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं, और यहाँ पे आ गए फुल स्टॉप आ गए। अब जब फुल स्टॉप आ गए तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सेंटेंस है, और मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब लाजमी होता है, तो अब इसमें एक मेन वर्ब लाजमी होना चाहिए। और मेन वर्ब कौन सा वर्ब होता है जी? मैंने कहा तो जो वर्ब लास्ट में आएगा वो आपका मेन वर्ब होगा। तो अब जरा इधर देखिए, यहाँ पे लास्ट वर्ब वेटिंग है, तो मैंने वेटिंग को क्या कहा? मेन वर्ब का, और मेन वर्ब से पहले जितनी चीजें आई वो क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वर्ब है, वो हमारे पास वाज है। वाज क्या करते हैं? टाइमिंग दिखाते हैं। वाज मतलब पास्ट, आई वाज एट होम। लेकिन अगर इसको प्रेजेंट करना है तो वाज की जगह लगा दो एम, आई एम एट होम, प्रेजेंट हो गए। अगर इसको फ्यूचर करना है तो बोलो जी आई विल बी एट होम, अब देखिए फ्यूचर हो गए। तो इधर देखिए दिखने में बिल्कुल एक ही जैसे है, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन यहाँ पे जो वाज, एम और विल बी है ये बन गए हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट वाला बन गए मेन वर्ब। तो एक हेल्पिंग वर्ब ये, एक हेल्पिंग वर्ब ये, खुदा करे 3 4 आ जाए वो सारे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के नाम को देखे, हेल्प करना वर्ब का, तो आगे तो वर्ब होना चाहिए। अब जब वाज के बाद वर्ब है ही नहीं तो ये किसकी वो हेल्प करेगा? तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, एम इज नॉट योर हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि आगे उसका वर्ब ही नहीं है। अब जब आगे वर्ब नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये कौन सा जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या आगे किस वर्ब को जो है वो हेल्प करेगा? तो इसका मतलब क्या कि ये फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप सेंटेंस, सेंटेंस में मेन वर्ब और लास्ट वर्ब मेन वर्ब होते हैं, तो इधर लास्ट वर्ब वाज है, तो ये वाज क्या बन जाएगा? ये आपका मेन वर्ब बन जाएगा। इधर वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि काम वही कर रहे हैं, टाइमिंग बता रहे हैं, लेकिन वहां पे मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इधर एम क्या है? एम हेल्पिंग वर्ब है, इधर एम मेन वर्ब है, लेकिन उधर एम हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से विल भी, इधर दो वर्ब्स है, एक विल आ गया, एक बी आ गया। अब इधर बात को समझ ले, इधर ये बी जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने कहा लास्ट वर्ब जो है वो मेन वर्ब होते हैं, और ये जो विल है इसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं या हेल्पिंग कहते हैं। तो इधर ये विल हेल्पिंग वर्ब है, इधर विल भी, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इधर बी के बाद दूसरा वर्ब, इधर बी के बाद दूसरा वर्ब नहीं है। जब दूसरा वर्ब नहीं है तो ये आपका क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा, और ये विल क्या बन जाएगा? ये आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। इसी तरह से इधर एम अकेला है तो एम मेन वर्ब, इधर वाज अकेला है तो वाज मेन वर्ब है। हालांकि काम एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन उधर ये हेल्पिंग वर्ब है, नीचे वाले में ये मेन वर्ब है। तो याद रखना स्टेट वाले सेंटेंसेस में जो आपको टाइम दिखाता है वो आपका क्या होता है जी? वो आपका मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब टाइम दिखाते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस में दिखाते हैं? स्टेट और प्रॉपर्टी के सेंटेंसेस में दिखाते हैं। लास्टली वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड कॉम्प्लीमेंट हैज एक्चुअली बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड ऑफ कंप्लीट, और हमें पता है कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना। तो अब अगर मैं कहता हूं आई एम, नाउ इट डज नॉट कन्वे एनी क्लियर सेंस, it is indeterminate sentence, it is vague, it is obscure sentence. I am, it does not convey you any sense. अब इसको कंप्लीट करना है ना, तो आई आपके सब्जेक्ट है, ये एम आपका वर्ब है। अब इसको कंप्लीट करना है तो हियर यू नीड आप कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, और कॉम्प्लीमेंट आप एडजेक्टिव से लगा लो, कॉम्प्लीमेंट आप एडवर्ब से लगा लो, कॉम्प्लीमेंट आप नाउन से लगा लो, किसी से भी लगा सकते हो कॉम्प्लीमेंट। तो जी मैं कहता हूं आई एम फाइन, तो याद रखना मेन वर्ब के बाद फुल स्टॉप तक, खुदा करे एक वर्ड हो, खुदा करे 200 वर्ड, वो सारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इधर फाइन एक है तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। इधर आर जो है वो आपका मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, फिर यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो मेन वर्ब के बाद बाकी जितनी चीजें आ गई वो सारा बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गए सब्जेक्ट, ये बन गए मेन वर्ब, ये बन गए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा टॉपिक था, इसने हमें टाइम बताया प्रेजेंट, और इसने सेंटेंस को कंप्लीट किया, तो ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर मैं आपको सेंटेंस कहता हूँ, सेंटेंस मैंने क्या कहा? सेंटेंस मैंने कहा माई फादर इज द डायरेक्टर ऑफ दिस अकेडमी, माई फादर इज द डायरेक्टर ऑफ दिस अकेडमी, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट कौन है जी? वो माई फादर है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। इज ने टाइमिंग दिखा दिया तो ये बन गए मेन वर्ड। द डायरेक्टर ऑफ दिस अकेडमी व्हाटसोएवर, खुदा करे एक वर्ड हो, खुदा करे 1000 वर्ड हो, मेन वर्ड से लेकर के फुल स्टॉप तक वो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब मैं आपके साथ अगर एक एग्जांपल रखता हूँ, एग्जांपल में मैं क्या कहता हूँ? लेट्स वी हैव 2 एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज देयर विद यू। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है, मैं कह रहा हूँ कि आई एम, लेट्स सपोज हमारे पास सेंटेंस है कि ही इज कॉलिंग माई टीचर, ही इज कॉलिंग माई टीचर, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है ही इज माई टीचर,
ही इज माई टीचर। सो नाउ आई हैव टू आइडियाज, एक एक्शन एक स्टेट। इधर कॉलिंग आ गया ना, एक्शन आ गया। अब जो एक्शन आ गए ही इज कॉलिंग, तो जो ये काम कर रहे हैं ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ये इज बन गए हेल्पिंग वर्ब क्योंकि उसके बाद दूसरा वर्ब है। तो ये कॉलिंग क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। कॉलिंग वो कॉल कर रहा था, क्वेश्चन आ जाएगा हुम, किसको। तो जब ये क्वेश्चन आ गए तो ये क्या बन गया जी आपका, ये ऑब्जेक्ट बन गए क्योंकि इसने हुम को आंसर किया। तो ये बन गए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये बन गए ऑब्जेक्ट। लेकिन ही इज माई टीचर, नाउ इसमें कोई एक्शन नहीं। तो ही तो फिर सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऊपर वाले में इज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब है, लेकिन नीचे वाले में इसके बाद तो मेन वर्ब है ही। तो जब मेन वर्ब नहीं है तो ये अकेला वर्ब है। और मैंने कहा था वन सेंटेंस मस्ट हैव वन मेन वर्ब, वन मेन वर्ब इज इंडिस्पेंसिबल इन अ सेंटेंस, वो लाजमी होता है। तो इधर तो दो वर्ब थे, जो आखिरी था वो मेन था, जो पहले था वो हेल्पिंग था, लेकिन तो इधर तो है ही एक वर्ब। आफ्टर इज हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, तो इधर ये जो इज है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। और इधर माई टीचर क्या था, ऑब्जेक्ट था। क्यों ऑब्जेक्ट था, क्योंकि उसने एक्शन को रिसीव किया। लेकिन इधर माई टीचर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ एक्शन, इधर तो एक्शन ही नहीं। तो जब इधर एक्शन नहीं है तो इसने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो जब इसने सेंटेंस को कंप्लीट किया तो ये बन गए कॉम्प्लीमेंट। तो इधर माई टीचर ऑब्जेक्ट, इधर माई टीचर कॉम्प्लीमेंट। इधर कॉलिंग मेन वर्ब, इधर इज मेन वर्ब, इधर इज हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे दोनों में ही सब्जेक्ट हो गए क्योंकि इधर वो एक्शन को परफॉर्म करे, इधर आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। तो किसी भी एवरेज सेंटेंस को समझना हो उसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे हमने सेंटेंसेस को यही से ही बनाना है। तो इंशाल्लाह आज मैंने यहाँ से आपसे आपकी बात कर लिया एक्शन और स्टेट और प्रॉपर्टी सेंटेंसेस पे। कल भी इंशाल्लाह मेरा लेक्चर आएगा फिर से, और वो फिर से बेस्ड होगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे कि आपने सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है, किस तरह सेंटेंस की नेचर को आपने आइडेंटिफाई करना है, हम कैसे पहचानेंगे स्टेट, प्रॉपर्टी और एक्शन वाले सेंटेंसेस को। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं मजीद फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे आपसे बात करूंगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको वोकेबलरी पढ़ा दिया, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे मेन वर्ब, कॉम्प्लीमेंट वगैरह का फर्क समझा दिया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं मजीद आपके साथ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे बात करूंगा। लास्ट में बस यही एक गुजारिश आपके साथ करूंगा डियर स्टूडेंट्स, कि जो मेरे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है सालार इंग्लिश लैब, आप खुद उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर लें, ताकि मैं एक मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टूडेंट्स को कवर कर सकूं। ये आपके लिए भी प्रोडक्टिव रहेगा, आपके कोलीग्स के लिए भी प्रोडक्टिव रहेगा, और इससे आप मुझे भी इंकरेज करेंगे ताकि मैं इसी तरह से कमिटेड एंड कनेक्टेड रहूं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।